शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्राहम्स लॉ। अभी तो देखिए, ग्राहम्स लॉ का जो कंसेप्ट है वो दो चीज़ों के लिए है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए। तो देखिए, जब आपके पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में से गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो हाई कंसंट्रेशन पे है, तो जब किसी सिस्टम में से गैस के मॉलिक्यूल है और वो हाई सिस्टम से यानी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। अगर यही प्रोसेस हो मगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी सिंगल पोर से निकले, किसी सिंगल पोर से निकले, फिर इस प्रोसेस को इफ्यूजन कहते हैं। तो इफ्यूजन भी यही फिनोमेनन है कि जब मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं मगर थ्रू अ सिंगल पोर। ठीक है, अगर सिंगल सा स्लिट हो, सुराख हो, अगर उससे गैसेस के मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं, इसको इफ्यूजन कहते हैं। और अगर बहुत सारे डायरेक्शंस में से गैस के मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सकते हैं, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपली अगर आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है और आप उसे छोड़ दें तो किसी डायरेक्शन में भी गैस के मॉलिक्यूल हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैलून है और आप क्या करें, बैलून में आप क्या करें, एक सिंपल सा पोर बनाएं। ठीक है, देखिए एक नीडल ले लें या फॉर एग्जांपल उसके माउथ से अगर आप यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो करते हैं, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। या अगर आपके पास ट्यूब है, उसको जब पंचर लग जाता है तो एक ही पोर से सारे मॉलिक्यूल निकलते हैं ना, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और जब किसी भी डायरेक्शन में हो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये ला बेसिकली इन दो प्रोसेसेस के लिए। और ये ला क्या कहता है, ये ला कहता है अगर आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल बी है, ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, अगर दोनों की डिफ्यूजन की जाए या इफ्यूजन की जाए, मैं कहता हूं इसका मास 2 है, 2 AMU है, सपोज 2 ग्राम है, जो भी यूनिट ले लें, और इसका सपोज 10 है। अगर दोनों को अलाउ किया जाए कि ये इस सिस्टम से सराउंडिंग में आए थ्रू डिफ्यूजन या इफ्यूजन, कौन सा मॉलिक्यूल फास्टर मूवमेंट करेगा, नंबर 1, और नंबर 2 कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्या ख्याल है आप लोगों का, कौन सा ज्यादा डिफ्यूज होगा, जिसका मास कम है, जिसका क्या कम है, जिसका मास कम है, हल्का है, वो आसानी के साथ ट्रेवल कर सकता है, ज्यादा डिस्टेंस कर सकता है, तय कर सकता है, तो ज्यादा डिफ्यूजन कर सकता है। और जिसका मास ज्यादा है वो आसानी से ट्रेवल नहीं करता, तो आसानी से डिस्टेंस कवर नहीं करता। तो देखिए पहला टेक्निकल पॉइंट ये है कि जहां भी गैस हो उसका मास कम हो वो ज्यादा ट्रेवल या डिफ्यूज करेगा। या इन अदर वर्ड, अगर ऐसा गैस हो जिसकी डेंसिटी कम हो तो वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो हैवी गैस होगा, वो आसानी से ट्रेवल नहीं करेगा। इसी लॉ को हम ग्राहम्स लॉ कहते हैं और इंतहाई सिंपल लॉ है। तो ये लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, अगर आप किसी गैस की डिफ्यूजन करते हैं या इफ्यूजन करते हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका ताल्लुक इनवर्स है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास या डेंसिटी, यानी मास या डेंसिटी के साथ इस रेट का इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर मास कम है तो ये रेट, ये स्पीड, ये डिफ्यूजन का रेट ज्यादा है, और अगर मास ज्यादा है डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। इसको ग्राहम्स लॉ कहते हैं, वेरी सिंपल लॉ। अब नेक्स्ट देख लें, तो हम इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं कि रेट ऑफ एनी गैस फॉर अ पर्टिकुलर केस ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर उसकी मोलर मास कम है तो डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा, दोनों इनवर्स रिलेशन में है। और अगर मास ज्यादा है तो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन कम होगा। और इन अदर वर्ड्स आप डेंसिटी के लिए भी सेम लिख सकते हैं कि अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो रेट कम होगा, और अगर डेंसिटी कम है तो रेट ज्यादा होगा। अब हमने दो गैसेस कंसीडर किए हैं, एक गैस ए है और एक गैस बी है। आप गैस 1 और गैस 2 भी कंसीडर कर सकते हैं। दोनों के मोलर मास m1 और m2 है
और दोनों की डेंसिटी D1 एंड D2 है। तो दोनों की रिलेशन चेकआउट करने के लिए आप मोलर मास भी कंसीडर कर सकते हैं और डेंसिटीज भी कंसीडर करते हैं। मैं सपोज मोलर मास कंसीडर करता हूं। मैं कंसीडर करता हूं कि दो गैसेस है और इसी कंटेनर में है, दोनों की डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखते हैं। अगर गैस अकेले है तो ये या ये इक्वेशन अप्लाई करें, लेकिन एक कंटेनर में अगर दो गैसेस है तो दोनों की इक्वेशन आप इसके लिए नए इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए, अगर गैस ए है, इसका जो स्पीड होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका जो अपना मोलर मास है। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि किसी भी गैस की रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन उसके मास के इनवर्स में है, और अगर दूसरा गैस है बी, उसका रेट भी क्या होगा, उसका रेट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपने मोलर मास का होगा। अब इधर देखिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लेकर आते हैं और ये अपनी जगह, और सिमिलरली ये भी। अब इस कंटेनर में दोनों गैसेस हैं, तो आप ये जो इक्वेशन ए आपने गैस ए के लिए कैलकुलेट किया है, इसको इक्वेशन बी पे डिवाइड करें, कांस्टेंट और कांस्टेंट खत्म हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा रेट ऑफ ए डिवाइड बाय, और ये दूसरा कौन सा गैस है, बी, सो डिवाइड बाय रेट ऑफ बी। और देखिए ये 1 ओवर m1 अपनी जगह और ये 1 ओवर m2 अपनी जगह, ये कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है। अब देखिए रेट ऑफ ए डिवाइड बाय रेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 ओवर मोलर मास ऑफ पहले गैस का और 1 ओवर m2 दूसरे गैस का। अब देखिए ये डिवीजन फॉर्म में है, तो मैं सिंपली क्लास 6-7 के मैथ्स के मुताबिक इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा और ये आपके पास नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये m2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब ये m1 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो m1 बन जाएगा, और m2 1 के साथ मल्टीप्लाई करें m2 बन जाएगा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी, तो दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये वो इक्वेशनल फॉर्म है कि अगर दो गैसेस गिवन हो, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन हम इसके जरिए चेक करेंगे। देखिए आपके पास जो पहला गैस है ए, उसकी जो डिफ्यूजन है वो अपने मोलर मास के इनवर्स में है, और दूसरा जो गैस है बी, उसकी जो इफ्यूजन या डिफ्यूजन है वो अपने मोलर मास के इनवर्स में है। तो दोनों के केस में दोनों के रेट ऑफ इफ्यूजन मोलर मास के इनवर्स में है। अब ये इक्वेशन हमें कुछ और टेक्निकल पॉइंट समझाएगा, उसके लिए जो है हमें कुछ अभी और डिटरमिनेशन करनी पड़ेगी। अच्छा तो देखिए, अगर आ जाए क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि ग्राहम्स लॉ डिस्कस करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेंसिटी, तो फिर आपने ऐसे लिखना है कि 1 ओवर d1 अगर डेंसिटी को कंसीडर करते हैं, और ये होगा 1 ओवर d2, यानी m1 और m2 की बजाय d1 और d2 होगा, और यहाँ पे भी होगा d2। इसी तरह जहाँ पे भी m1 m2 है वहाँ पे d1 d2 आ जाएगा। तो ये आप दोनों फॉर्म के लिए प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इधर देखिए लास्ट इक्वेशन में फिर इस m1 m2 की बजाय आएगा d2 d1, और अगेन ये एक्सप्लेन करता है कि जो रेट ऑफ ए है गैस का वो अपने डेंसिटी के इनवर्स में है, और इसका जो है वो अपने डेंसिटी के इनवर्स में है, लेकिन स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये खत्म होगा। अच्छा, जो अभी ग्राहम्स लॉ की हमने लास्ट फॉर्म पढ़ी, इसको अगर हम जनरलाइज करें, अगर हमसे पूछा जाए कि दो गैसेस हैं और दो गैसेस की आपने आपस में ताल्लुक चेक करनी कि कौन सा गैस दूसरे गैस के मुकाबले में ज्यादा फास्टर है, या पहला जो गैस है दूसरे के मुकाबले में कितना स्लोअर उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो ये मुख्तलिफ केसेस ये हमें प्रोवाइड करेंगे और हम उनके रिलेशन चेक करेंगे। सबसे पहले जनरलाइज फॉर्म बनाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि अमोनिया का जो डिफ्यूजन का रेट है HCl के मुकाबले में कितना ज्यादा या कम है, तो किस तरह हम मालूम करेंगे। पहले तो जनरलाइज फॉर्म देखें। आपने अभी पढ़ा है कि जो रेट ऑफ ए गैस है डिवाइड बाय रेट ऑफ बी गैस है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ बी और ए के लिए मोलर मास ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अगर ए हम अमोनिया कंसीडर करें तो हम कहेंगे जो रेट ऑफ अमोनिया है डिवाइड बाय जो रेट ऑफ HCl है दैट इज इक्वल टू, और ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ HCl से मुराद होगा मोलर मास ऑफ HCl
और इससे मुराद क्या होगा, मोलर मास ऑफ अमोनिया। ये इसका जनरलाइज फॉर्म है। किसी भी दो गैसेस के बारे में पूछा जाए उसके लिए आपने ऐसे लिखना है, लेकिन कभी कभार बिल्कुल डेटा प्रोवाइड ही नहीं किया जाता, रेट वगैरह के वैल्यूज प्रोवाइड ही नहीं किए जाते। तो अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड भी ना करे तब भी आप क्या कर सकते हैं, इनके रिलेशंस आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसका रिलेशन चेक करना चाहता हूं तो देखिए HCl का मोलर मास क्या है, तकरीबन 37 है, ठीक है। अगर इसका आइसोटोप 35 ले ले और ये 1 ले ले तो 36 होगा, और अगर इसका 36 ले ले और इसका 1 ले ले तो 37 होगा। आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहते हैं। मैं 37 ले लेता हूं तो 37। और अमोनिया का, नाइट्रोजन का मोलर मास है 14 और हाइड्रोजन का 3, तो डिवाइड बाय 17। इससे जो भी जवाब आएगा उतने टाइम्स अमोनिया जो है HCl के मुकाबले में ज्यादा ट्रेवल करेगा या कम ट्रेवल करेगा, जो भी। लेकिन टेक्निकल पॉइंट देखें, अगर जनरली ये भी आपसे ना मांगा जाए, आपसे ये भी ना पूछा जाए कि मोलर मास पे कैलकुलेट करें, क्योंकि टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसके स्क्वायर रूट निकालने में आपको प्रॉब्लम्स हो। वो फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज देते हैं। सपोज ऊपर 36 होगा, नीचे सपोज 25 होगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 के साथ कैंसिल होगा, 25 का 5 के साथ, तो 6/5 ऑप्शन होगा, 5/6 होगा। लेकिन ये जनरल फॉर्म के लिए, लेकिन ऐसे भी आ सकता है, तो आपने कोशिश करनी है। लेकिन अगर जनरली आपने ये इक्वेशन भी अप्लाई नहीं करना और मैं आपसे पूछूं कि इन दो केसेस में कौन सा ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो किस पे डिसाइड करें, तो मोलर मास पे डिसाइड करें। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, कितना है 14, और 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके कितना होगा 16, और HCl का सपोज 1 है और क्लोरीन का 37 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ओवरऑल कितना होगा, किसका मास ज्यादा है, HCl का। तो अभी हमने पढ़ा कि जिसका मास ज्यादा है वो कम ट्रेवल करेगा, स्लोअर ट्रेवल करेगा, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, और जिसका मास जो है वो कम है उसकी जो रेट है डिफ्यूजन की वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? तो जनरली भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, और एक फोर्थ तरीका है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, वैसे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए जो ग्राहम्स लॉ है उसको अगर हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें कि क्या ग्राहम लॉ की जो स्टेटमेंट है ये वाकई ठीक है या नहीं, तो देख आप ऐसे करें, एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब ले लें, जिस तरह रॉड नहीं होता, रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब ले लें, और इस सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब में 2 इनलेट ले लें। एक कॉर्नर से अमोनिया एंटर करें और दूसरे कॉर्नर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंटर करें। तो हमेशा याद रखिएगा, जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम क्लोराइड का साल्ट बनेगा। अब ये भी वेपर्स है, ये भी वेपर्स है, आपको साल्ट नजर नहीं आएगा, तो ये गैस जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और ये जो गैस है यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और जैसे ही इनकी रिएक्शन होगी तो साल्ट बनेगा, और आपको नजर आ जाएगा कि ये साल्ट कहाँ बना है। अब इधर देखिए, जहां पे साल्ट बना है आप क्या करें, इस इनलेट से जो इस गैसेस ने डिस्टेंस कवर किया है उसको कैलकुलेट करें कितना है, और यहां से इस गैस ने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट करें। तो प्रैक्टिकली ये एक एक्सपेरिमेंट है। अमोनिया गैस HCl के मुकाबले में हल्का है, हल्का है, तो ये 60 सेंटीमीटर का फासला कवर करता है, और HCl का मोलर मास ज्यादा है तो वो 40 सेंटीमीटर का फासला कवर करता है। तो एक्सपेरिमेंट भी ग्राहम लॉ के स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है कि ऐसा गैस जिसका मास कम है वो ज्यादा ट्रेवल करता है, और ऐसा गैस जिसका मास ज्यादा है वो कम ट्रेवल करता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको आपने पहले से सॉल्व करना है कि इसका जो पहला वाला जो गैस है उसका जो रेट होगा, यानी उसको हम स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड और डिवाइड बाय टाइम टेकन। जिस टाइम पे आपने एक्सपेरिमेंट की है आप वो टाइम नोट करें और ये डिस्टेंस नोट करें, आपको खुद पता चल जाएगा। अब मैं कैलकुलेट करता हूं अमोनिया के लिए, तो दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय कोई पार्टिकुलर टाइम है। और नेक्स्ट देख लें, इसके लिए जो मैं कैलकुलेट करूंगा, सो दैट इज इक्वल टू HCl का डिस्टेंस कवर 40 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय टाइम टेकन।
सही है ना, बहुत इजी। अब आप क्या करें, अगर दोनों की कंपैरिजन चेक करना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसने ज्यादा ट्रेवल किया है हमें पता है, लेकिन ये इसके मुकाबले में कितना टाइम फास्टर है। अगर आपने ये कैलकुलेट करना है, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें और इसको इक्वेशन बी का नाम दे दें, और आप क्या करें, आप इक्वेशन ए को बी के ऊपर डिवाइड करें। तो इधर देखिए जरा राइटिंग ना करें, तो मैं कह सकता हूं कि दैट इज ऑफ बी जो कि बराबर है 60/t और डिवाइड बाय v ऑफ HCl जो कि बराबर है 40/t। सही है ना, ये वाला ऐसा डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगेन उस बच्चों वाला डिवीजन है 60/t और ये डिवाइड होगा 40/t। सही है ना, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 60/t और मल्टीप्लाई t ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। जब आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर आपस में एक्सचेंज होंगे। अब आप क्या करें, t और t को आप कैंसिल करें, तो ऊपर बच जाएगा 60 और नीचे बच जाएगा 40, ये इसके साथ कैंसिल करें। सही है, और 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 को 2 पे डिवाइड करें, जो भी वैल्यू आएगी अमोनिया इतना टाइम HCl के मुकाबले में ज्यादा फास्टर है या ज्यादा डिफ्यूज होता है। समझ आ रही? अब आपको जरूरी नहीं है कि ये गैस दे दे, आपसे पूछा जाएगा एक गैस है A, वो ट्रेवल करता है 50 सेंटीमीटर, दूसरा गैस है वो भी ट्रेवल करता है 50 सेंटीमीटर, किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, गैस A या गैस B की? दोनों की सेम होगी, ये एक ही गैस है। और कभी कभार से भी पूछते हैं कि ये अगर दो गैसेस है, दोनों का डिफ्यूजन रेट सेम है और दोनों रिएक्ट भी नहीं करते लेकिन सेम डिस्टेंस कवर करते हैं किसी ट्यूब में, क्या ये गैस आपस में रिएक्ट करेंगे या क्या सेम गैस है या डिफरेंट गैस है? तो मुख्तलिफ किस्म के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इधर भी सपोज आपसे कहा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो 30 सेंटीमीटर फासला कवर करता है, हाइड्रोजन गैस है वो 70 कवर करता है। आपस में रिलेशन चेक करें कि कौन सा गैस दूसरे के मुकाबले में कितना फास्टर है। तो आप एक होमवर्क ले लें और इसको जरा घर में ट्राई करें। ये डायग्राम टेस्ट में गिवन होते हैं टेक्निकल, आपको से कहा जाएगा एक साइड पे आप कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट करें, ऐसे ही सपोज करें, दूसरा कोई और गैस होगा, जो भी होगा हमें पता नहीं है कि कौन सा गैस, ठीक है। और सपोज कहेंगे वाटर वेपर से, सपोज उसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर वेपर भी गैसियस स्टेट है, स्टीम है, तो आप क्या करें, इनकी रिएक्शन करें। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है ना गैसियस स्टेट में, कार्बोनिक एसिड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर इसके साथ करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब इसके साथ करता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो कोई भी सपोज कंपाउंड इधर बनेगा या जो भी होगा, ए और बी भी पूछा जा सकता है कि गैस है ए और गैस बी के साथ रिएक्ट करता है। बस सिंपली ए जो है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है और बी जो है 70 सेंटीमीटर कवर करता है। तो क्वेश्चन दोनों पूछे जा सकते हैं। देखिए इधर ये टेक्निकल पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए ये मालूम करे कि ए बी के मुकाबले में कितना ज्यादा स्लोअर है या फास्टर है, तो जिसका पूछा जाता है ना उसने आपने उसको ऊपर लिखना है। आपने ऐसे करना है कि अगर ए के बारे में पूछा जाए तो v of a और डिवाइड बाय v of b, that would be equal to a distance covered by a और डिवाइड बाय टाइम टेकन, और डिस्टेंस कवर्ड बाय b और डिवाइड बाय टाइम टेकन। अगर b के बारे में पूछा जाए तो फिर आप ऐसे करें कि रेट ऑफ b डिवाइड बाय रेट ऑफ a इज इक्वल टू जो b का होगा that of b डिवाइड बाय टाइम और that of a डिवाइड बाय टाइम। तो समझ तो आती है ना, तो टाइम के साथ कैंसिल होगा और जो डिस्टेंस होंगे आप एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करें। अब देखिए यहाँ पे हमें 30 और 40 सेंटीमीटर का है, तो मैं कह सकता हूँ कि v of a डिवाइड बाय v of b इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय a कितना है 30 और डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड बाय b कितना है 70 और डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो देखिए ये t और t आपस में कैंसिल होंगे और जो भी फिर मेरे पास जवाब आएगा वो इसी गैस का क्या होगा, वो इसी गैस की जितनी वैल्यू होगी 2.5, 1.5, 0.5, 0.6, इतने टाइम वो स्लोअर होगा, फास्टर होगा, ज्यादा ट्रेवल करेगा, कम ट्रेवल करेगा। तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स इसमें से आ सकते हैं।
अच्छा, इसमें से जो सबसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये इंतहाई इजी है, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपने डेट आउट आना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि सपोज एक कंटेनर है और कंटेनर में एक अननोन गैस है जो हमें पता नहीं है कि कौन सा, तो अननोन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्स, कोई गैस। और इसी कंटेनर में अननोन गैस के साथ हमने हाइड्रोजन डाला है। अब ये जो अननोन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, दोनों को जब आप अलाउ करते हैं तो दोनों की डिफ्यूजन होगी, ये भी डिफ्यूज होगा और आपके पास ये भी डिफ्यूज होगा। और स्टेटमेंट क्या है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, आपने जिस अननोन गैस के साथ हाइड्रोजन लिया है तो उस अननोन के मुकाबले में हाइड्रोजन 4 मर्तबा फास्टर ट्रेवल करता है, 4 टाइम्स, यानी उसके 4 टाइम्स ज्यादा ट्रेवल करते हैं। मतलब वो अननोन गैस शायद हाइड्रोजन से ज्यादा हेवी है, वो हाइड्रोजन के मुकाबले में 4 टाइम कम ट्रेवल करता है और हाइड्रोजन अननोन के मुकाबले में 4 टाइम ज्यादा ट्रेवल करता है। कहते हैं उस अननोन गैस को तलाश करें कि अननोन गैस कौन सा है। तो इंतहाई जबरदस्त टेक्निकल पॉइंट है, समझ आ रही है ना कि आपके पास दो गैसेस है, वो अननोन गैस जो है हाइड्रोजन के साथ आपने रखा है, लेकिन हाइड्रोजन अननोन गैस के मुकाबले में 4 मर्तबा ज्यादा ट्रेवल कर सकता है, 4 टाइम्स, 4 गुना, सॉरी। तो देखिए तरीका क्या है, पहला डेटा देखिए। तो डेटा ये है कि लेट जो अननोन गैस है जो हमें पता नहीं है वो बराबर है x के, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, सही है ना। और हम अगर ये कंसीडर करें कि ये गैस x है तो इसका रेट भी यही है, सपोज उसका रेट हमें मालूम नहीं है, वो किसके बराबर है, x के बराबर है। सो लेट रेट ऑफ अननोन गैस, ये जो अननोन गैस है इसकी रेट का हमें पता नहीं है क्या है, तो हमने लिखा है x। नाउ अब हमें ये पता है कि जो रेट ऑफ हाइड्रोजन है, इन्होंने कंडीशन दी है कि अननोन के मुकाबले में कितना गुना है, 4 टाइम्स। तो अगर ये x है ये कितने टाइम होगा, 4x, समझ आती। अब देखिए ग्राहम्स लॉ अप्लाई करें। ग्राहम्स लॉ कहता है कि रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या डेंसिटी। अगर मैं ऊपर, क्योंकि मैं अननोन कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ऊपर मैंने लिखा है rx यानी अननोन और डिवाइड बाय r बाय हाइड्रोजन, क्योंकि अननोन की कंपैरिजन मैं करता हूं हाइड्रोजन से, और फिर स्क्वायर रूट ले लें। देखिए इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है अपने मोलर मास के इनवर्स में है तो m2, और इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है वो अपने मोलर मास के इनवर्स में है, तो आप लिखे m1। यहां तक समझ आई कि नहीं है। अब आप क्या करें, अब ऐसे करें, बहुत इजी। रेट ऑफ हाइड्रोजन को आपने किसके कंसीडर किया है, x के, और रेट ऑफ हाइड्रोजन को 4x, अननोन के लिए x और हाइड्रोजन के लिए 4x। अब इधर देख ले, भी राइटिंग ना करें। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, कितना लेना चाहिए, 2, और मोलर मास ऑफ अननोन ये हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना है, तो mx, क्योंकि इसी मोलर मास से हम इस गैस की तलाश करेंगे कि ये गैस कौन सा है। तो अब तो इजी हो गया मेरे ख्याल से, और बहुत इजी हो गया। इधर देखिए ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी जरा आप यहां देखिए प्लीज, ये x और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 1/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ x। इसकी समझ आती है। अब हमने ये नीचे वाला जो चीज है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करें, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, दोनों साइड पे क्या करें, स्क्वायर ले लें। तो यहां भी स्क्वायर ले लें, इस तरह बन जाएगा, और यहां भी स्क्वायर ले लें, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, और इज इक्वल टू इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ x। यहां तक समझ आई। अब देखिए 1/16 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अननोन गैस। अब हम मोलर मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या किया जाए, मोलर मास को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर ले, तो इधर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो जो मोलर मास है
और मल्टीप्लाई 1/16 है, दैट इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करें, स्मॉलर मास को आप कैलकुलेट करते हैं, तो 16 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करिए, कैंसिल हो जाएगा। सो द मास ऑफ अननोन गैस इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब बताइए कौन सा गैस है, कौन सा? ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है? 32। तो देखिए इस तरह कोई भी गैस दिया जा सकता है, आपसे किसी भी गैस का पूछा जा सकता है कि इधर मैंने लिखा है कि द रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम, उधर लिखा होगा द रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 9 टाइम, सपोज 16 टाइम, 2 टाइम, या इधर मैंने हाइड्रोजन लगाया, उन्होंने हीलियम लगाया होगा। तो इस तरीके से अगर हद से ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे आएंगे। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है ग्राहम्स लॉ का। तो ग्राहम्स लॉ का जो बेसिक कंक्लूजन है वो ये है कि जो लाइटर गैसेस है वो फास्टर ट्रेवल करते हैं, या जो लाइटर गैसेस है वो क्या करते हैं, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, सही है। और ये जो रूल है डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए, दोनों के लिए सेम है। इसके साथ ग्राहम लॉ खत्म हो जाता है।